हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 2 साल से बजरिया ऑनलाइन ट्यूटर अपने प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट क्रैक एमडीकेट के ऊपर आप सब की खिदमत में हाजिर हूं। आज के सेशन में हम और आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, आप सब जाइए सब्सक्रिप्शन वाले बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस की लिंक और नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज होते हैं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो शब्द की कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। मकसद कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसी हो? या तो स्टैटिक हो या तो मूविंग हो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच वेव्स होती हैं जिनको हमने पता है, पढ़ा है कि मीडियम की रिक्वायर नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। मकसद प्रोपेगेशन का होना जरूरी है। अब वो वेव्स जो प्रोपेगेट करें उनमें जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक तो नहीं होगी। अब हमने एक बात नशीन कर ली है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूविंग हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मूविंग हो। मकसद ऐसी वेव्स जिनके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। अब फैराडे ने हमें एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इंड्यूस होगी। इसका इनवर्स मैक्सवेल ने हमें बताया था कि जैसे फैराडे कहता है उसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकती है। अब ये दोनों सिमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये बताती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वही मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक पर पहुंचेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पर पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ये एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है। मकसद जब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आउट ऑफ रीजन ये ट्रेवल करेंगे, आउट ऑफ रीजन प्रोपेगेट करेंगे, तो ऐसी वेव्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जब दोनों फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। और याद रखें ये दोनों वेव्स ये दोनों फील्ड्स असल बनने वाली जो वेव्स होती है उनके भी परपेंडिकुलर, मतलब वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और बनने वाली जो वेव होगी वो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके परपेंडिकुलर होंगे। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनती ही तब है जब चार्ज मूव करे। चार्ज स्टैटिक होगी तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जब चार्ज मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए चार्ज क्या मूव करना जरूरी है। अब क्या चार्ज स्टैटिक होगा तो फील्ड्स नहीं बनेगी, फील्ड नहीं बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। दूसरी बात, चार्ज मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज का मूव करना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तब होंगे जब चार्ज मूव करे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब प्रोड्यूस कर सकते हैं जब चार्ज एक्सेलरेट करे। मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज जब मूव करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास मिला हुआ है 1/√μ0ε0। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, यहाँ रेडिएशन आते हैं। मतलब सेट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी वेव्स आती हैं? हमारे पास आता है एक मतलब गामा रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, रेडियो वेव्स एंड लास्ट में आता है हमारे पास माइक्रोवेव्स। इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से हम किसी एक वेव को निकालते हैं और इस पर डिटेल में बात करते हैं। आ गया है हमारे पास एक्स रेज। वेलकम बाय एक्स रेज। अब एक्स रेज के बारे में बात करते हैं कि एक्स रेज 1895 में डिस्कवर हुआ था बाय विल्हेम रोंटेजन। विल्हेम रोंटेजन ने एक्सीडेंटली ये बात ऑब्जर्व की कि क्रूक्स ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड में निकलने वाली रेज को, रेडिएशंस को कैथोड रेज कहा जाता है, जिनको आप इलेक्ट्रॉन की तरह जानते हैं। मतलब जैसे कैथोड रेज कैथोड से निकलकर एनोड से स्ट्राइक करते हैं हाई स्पीड के साथ। इस स्टेटमेंट को आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से हाई स्पीड से निकलकर एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो पीछे निकलने वाली लाइट एक्सरेज की फॉर्म में इमिट होती है, इसको एक्सरेज कहा जाएगा। अब बात इतनी है, पहले पहले इनको कहा जाता था रोंटेजन रेज, क्योंकि कोई नाम था नहीं, डिस्कवरर के पीछे नाम लगा दिया। फिर कुछ साल बाद, कुछ वक्त बाद उन्होंने उनका नाम दे दिया कि एक्सरेज। अब हम बात करते हैं, एक कंटेंट हो गया डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, दूसरी बात पर हम आते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज भी इतना ही है, क्योंकि कुछ इसमें कंडीशन दिए गए हैं प्रोडक्शन के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब यही यूज होगा, कैथोड और एनोड यूज होंगे। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनोड में से स्ट्राइक करेगा और पीछे निकलने वाली रेडिएशंस को एक्सरेज कहा जाता है। पर बात याद रखें, इस ट्यूब के अंदर पोटेंशियल का लगाना और प्रेशर का यूज करना। पोटेंशियल विथ हाई पोटेंशियल यूज करेंगे 5000 वोल्ट तक, और प्रेशर जो हम यूज करेंगे 0.001 मिलीमीटर मरकरी, मतलब इतना कम से कम प्रेशर यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल यूज करेंगे तो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। तीसरा कंटेंट हमारे पास है कि इन एक्सरेज का टाइप कौन सा हो सकता है। अब याद रखें, एक्सरेज के टाइप वेवलेंथ की बेस पर होता है और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डिपेंड करता है एनोड पर, एनोड कौन सा लेते हैं और जैसा एनोड लेंगे उसके हिसाब से एक्सरेज का टाइप बनेगा। बेसिकली और जनरली हमारे पास एक्सरेज की दो टाइप हैं वेवलेंथ के बेस पर, एक है के सीरीज ऑफ एक्सरेज, दूसरा है एल सीरीज ऑफ एक्सरेज। के सीरीज ऑफ एक्सरेज ऐसे किस्म के एनोड से मिलता है जिन एनोड्स का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। मतलब एटॉमिक नंबर हाई होने से के सीरीज प्रोड्यूस होंगे, और के सीरीज वाले एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि के सीरीज वाले एक्सरेज का वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। दूसरी बात हमारे पास एल सीरीज, एल सीरीज ऐसे किस्म के एक्सरेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होता है और एनर्जी कम होती है। अब बात याद रखें, एक्सरेज की हम इंटेंसिटी और एनर्जी की बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज का मतलब है नंबर ऑफ एक्सरेज, एनर्जी कुछ पेनिट्रेशन पावर भी कह सकते हैं, उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एक्सरेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले बढ़ाने जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो उतनी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बढ़ाया जाए, वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर पर। एक तो फिलामेंट की करंट के ऊपर, दूसरी बात कि एनोड्स के बीच में पोटेंशियल, तीसरी बात कि एनोड का नेचर कौन सा है। इन सब में से एक फैक्टर इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है, वो है हमारे पास वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन टू एनोड्स। अब जब एनोड्स के बीच में पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वो कहा जाएगा एनोड का पोटेंशियल। जैसे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ही एक्सरेज आते जाएंगे, एक्सरेज स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, एक्सरेज की फॉर्म में लाइट इमिट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी ऑफ एक्सरेज का मतलब है कि वो कितना पेनिट्रेट कर सकता है। फोर्थ कंटेंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, एक्सरेज की स्पीड लाइट के बराबर है,
एक्सरेज की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट यानी कि लीस्ट वेवलेंथ है, हाईली पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कितना हो सकता है, उनका वेवलेंथ रेंज 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है और पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। अब याद रखें ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जितनी भी रेडिएशन है वो सब आयोनाइजेशन पावर रखते हैं। अब एक्सरेज भी आयोनाइज कर सकते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वो ग्रेटिंग को अफेक्ट कर सकता है, फ्लैश के साथ पास कर सकता है, रबर में, ग्लास में, ट्यूब में, मेटल में क्रॉस कर सकता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लास्ट में हमारे पास एक डिस्कशन के लिए बात है कि मोसले ने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज को मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, इंटेंसिटी को एनालाइज करने के लिए और एनर्जी को मालूम करने के लिए एनोड से चेंज करते गए। ये जब जैसे जैसे एनोड चेंज करता गया, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 एलिमेंट यूज किए, 38 एनोड्स यूज किए। तो 38 से लेकर नहीं, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक एटॉमिक नंबर बढ़ता चाहे। ये कहता है मोसलेज लॉ कहा जाता था। मोसले कहता है कि जैसे जैसे आप एनोड्स बढ़ाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनकी एक्सरे होगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगा। जाहिर है रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मकसद इसका एक स्टेटमेंट ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड। आप इसका फॉर्मूला ये कर सकते हैं, अंडर रूट में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू Z माइनस A इंटू Z माइनस B। A और B स्क्रीनिंग कांस्टेंट दिए गए हैं। अब याद रखें यूजेस ऑफ एक्सरेज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, सर्जिकल सिस्टम में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है इसका कि डेंटिस्ट्स आप देख सकते हैं कि एक्सरेज यूज कर सकते हैं, डैमेज्ड या हार्म्ड जो टीथ होता है उसको डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं और जो डायग्नोस करने के लिए रेडिएशन यूज करते हैं उसमें एक्सरेज भी यूज करते हैं डॉक्टर्स। एक्सरेज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और इस्तेमाल भी है, लेकिन कहीं कहीं यूजलेस यानी कि हार्मफुल भी है। मैं करता हूं आज का हमारा बहुत सा प्यारा टॉपिक एक 10-12 मिनट में क्लियर हो गया होगा और डिटेल्ड इसके बारे में आपने जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।